ओके, वेलकम आप सभी का। देखिए, आज का अपना जो क्लास रहेगा उसमें हम स्पेसिफिकली नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसको लेके हमारा डिस्कशन रहेगा। और क्लास की स्टार्टिंग में सबसे पहले अपन बात करेंगे एक ऐसा पार्ट जिससे काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। और क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्टली एग्जाम्पल वाइज बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन से जुड़े हुए जो माइक्रोब्स हैं वो एक बहुत अच्छा सेक्शन होता है। और ये सारी चीज़ें अपन इस पर्टिकुलर टेबल से क्लियर करते हैं। देखो, अगर हम सबसे पहले बात करें कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के एग्जाम्पल्स में अपन को क्या क्या ध्यान देना है, तो एक तो वेरी कॉमनली जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, हम सभी जानते हैं, लेग्यूम्स हैं। उन लेग्यूम्स के साथ में राइजोबियम स्पीसीज हैं, उनका एसोसिएशन होता है ना, वेरी कॉमन। अब राइजोबियम की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। राइजोबियम के अलावा जैसे एजो राइजोबियम है, ब्रेडी राइजोबियम है, फोटो राइजोबियम है, सीनो राइजोबियम है। तो राइजोबियम अकेला नहीं होता है, राइजोबियम के अलावा भी काफ़ी सारी स्पीसीज हैं। और ये स्पीसीज भी राइजोबियम की तरह ही लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट हैं वहाँ रूट नोड्यूल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का रोल प्ले करती हैं। ओके, एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स है वैसे ही प्लांट का नाम है पैरास्पोनिया। तो पैरास्पोनिया के साथ में भी राइजोबियम और बाकी जो राइजोबियम स्पीसीज हैं उनका एसोसिएशन होता है। तो काफ़ी सारा एक कॉन्सेंट्रेटेड कंटेंट हमें इस टेबल के अंदर मिलेगा, जिससे हमारे बहुत सारे नेक्स्ट लेवल का कोई क्वेश्चन आता है वो भी अपन आराम से कर सकते हैं। इसके बाद में अगला अपन बात करते हैं एक्टिनोराइजल। और एक्टिनोराइजल के अंदर जैसे कि एल्डर प्लांट का नाम है, ट्री है, सिनोथस जो कि श्रब है, कैजुराइना जो कि ट्री है, डेटेस्टा जो कि श्रब है। तो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं काफ़ी सारे। एक्टिनोराइजल एसोसिएशन के एग्जाम्पल होते हैं। और एक्टिनो का मतलब एक्चुअल में होता है कि काफ़ी सारा ब्रांचिंग, काफ़ी सारा रेडिएशन। तो फ्रैंकिया की जो स्पीसीज है वो इनके ये सारे एग्जाम्पल सिम्बायोटिक के हैं। सिम्बायोटिक का मतलब ये है कि जहाँ प्लांट के साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला जो माइक्रोब है वो एक साथ है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर है। जैसे लेग्यूमिनस के साथ में राइजोबियम है वैसे ही फ्रैंकिया है, उसके भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं कि वो इनके साथ में एज ए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ऐसे प्लांट का नाम है गुनेरा। इसके साथ में जो नॉस्टॉक स्पीसीज हैं ये नॉस्टॉक स्पीसीज एसोसिएशन शो करती है। ऐसे बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल आता है एजोला। एजोला एक टेरिडोफाइट है, एजोला टेरिडोफाइट है और इसको अपन वाटर फ्रंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें एनाबीना की स्पीसीज हैं, वो एज ए नाइट्रोजन फिक्सेशन सिम्बायोंट के रूप में एग्जिस्ट करती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है शुगर कैन। शुगर कैन जो कि गन्ना है वो हालांकि पोएसी का प्लांट है, मोनोकोट है, लेकिन इस मोनोकोट के साथ में भी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है। और किसका है ये बहुत स्पेशल है, एसिटोबैक्टर स्पीसीज हैं, वो ऐसा एसोसिएशन शो करती है। तो हमारी टेबल के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के हैं और अदर देन जो हमारा बहुत ही बेसिक सा राइजोबियम और लेग्यूम्स का होता है उसके अलावा हैं सारे एग्जाम्पल। ऐसे अपन इसमें आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें जो मिलेंगे वो सारे के सारे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले हैं, यानी कि इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं है, ये सॉइल के अंदर फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा सेक्शन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। एक एक करके देखते हैं अपन। जैसे कि हमारा एनाबीना है, कैलोथ्रिक्स है, नॉस्टॉक है ना, ये ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं, साइनोबैक्टीरिया। ओके, अब देखो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो नॉस्टॉक है, एनाबीना की स्पीसीज हैं, ये सिम्बायोसिस भी करती हैं और फ्री लिविंग के एग्जाम्पल भी हैं।
यानी कि नॉस्टॉक सॉइल के अंदर फ्रीली भी करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन और एज ए सिम्बियोंट के रूप में भी काम करता है, तो दोनों जगह पे है। बाकी अगर हम बैक्टीरियल स्पीसीज के बारे से बात करेंगे तो एरोबिक के अंदर जैसे एजोस्पाइरुलम है, एजोबैक्टर है, बेजरेंकिया है, ड्रैक्सिया है, ये एरोबिक हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, कि जिनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, वो एरोबिक कहलाते हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो एनारोबिक है लेकिन फैकल्टेटिव है, यानी कि रियल में एरोब्स हैं लेकिन ऑक्सीजन के अब्सेंस को वो टॉलरेट कर सकते हैं। ऑक्सीजन अगर अब्सेंट होती है तो उसको वो क्या कर सकते हैं, टॉलरेंट कर सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के बिना भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि बैसिलस स्पीसीज हैं, क्लैबेसिएला है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो काफ़ी अच्छे से आपको ये चीज़ ध्यान देकर तैयार करनी है कि जो फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं इनसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बाद में एक और आपका क्वेश्चन हो सकता है कि जो नॉन फोटोसिंथेटिक हैं और एक है जो फोटोसिंथेटिक हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने वाले और नहीं करने वाले, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम है, मिथेनोकोकस है, ये आर्की बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। मिथेनोकोकस जो है वो आर्की बैक्टीरिया है, तो क्लोस्ट्रीडियम है वो नॉन फोटोसिंथेटिक है, मिथेनोकोकस मिथेनोजेंस बोलते हैं, मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं, वो आर्किया के एग्जाम्पल है, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। फोटोसिंथेटिक अपने आप में बहुत स्पेशल है कि क्रोमेटियम है, रोडोस्पाइरुलम है, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, लेकिन फ्री के एग्जाम्पल हैं, फ्री लिविंग के एग्जाम्पल हैं। तो क्वेश्चन हमारा फ्री लिविंग के रिकॉर्डिंग भी बन सकता है और सिम्बायोटिक के रिलेशन के अंदर भी बन सकता है। राइजोबियम पूछा जाएगा, ये तो बहुत मामूली सी बात होती है, लेकिन राइजोबियम के अलावा भी बहुत सारे सिम्बियोंट हैं, बहुत सारी फ्री लिविंग हैं, वो अपन को पता होना चाहिए। तो आप अपना जो भी कंटेंट तैयार कर रहे हैं उसके अंदर प्रॉपर ऐसा टेबल आप तैयार करेंगे और सारी चीज़ों को आप अच्छे से तैयार करेंगे कि आपको कोई भी पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा एक एंगल और अपन काम में लेते हैं कि यहाँ से अपन को ये क्लियर हो जाएगा कि एसोसिएशन बिटवीन होस्ट एंड राइजोबियम, कि राइजोबियम की स्पीसीज और उनके होस्ट कौन से हैं, ये भी अपने आप में एक अच्छा सेक्शन है। जैसे कि अपन बात करें कि हमारा जो पैरास्पोनिया है जो कि नॉन लिग्यूम प्लांट है, उसमें ब्रेडी राइजोबियम की स्पीसीज है मेनली, ये मेनली है, मोस्टली जो स्पीसीज है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप मोस्टली के रिगार्डिंग ही कर देंगे। जो ग्लाइसिन मैक्स जिसको कि अपन सोयाबीन बोलते हैं, उसमें ब्रेडी राइजोबियम की स्पीसीज है जैपोनिकम, या जो फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज है उसके अंदर सीनो राइजोबियम फ्रेडी जो है, यानी कि सोयाबीन की वो फसलें जो तेज़ी से ग्रो करती हैं और धीरे ग्रो करती हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की स्पीसीज हैं। ऐसे जो हमारा अल्फा है जिसको अपन मेडिकागो सटाइवा बोलते हैं, चारे के रूप में हम उसको उगाते हैं, इसमें सीनोराइजोबियम मेरीलोटस स्पीसीज है वो है। ऐसे ही सेस्पेनिया सेबेन है ना, सेस्पेनिया जो कि एक्वेटिक प्लांट है, उसके अंदर एजोराइजोबियम है। जो बीन है, क्योंकि ये हमारे राजस्थान की फसल भी है बीन, जिसको अपन मोठ बोलते हैं, तो उसके साथ में राइजोबियम की स्पीसीज है लेग्यूमिनोसोरम, और बैक्टीरियल वैरायटी फेसियोली, क्योंकि फेसियोलस वल्गेर नाम होता है तो फेसियोली। ऐसे ही स्पीसीज का नाम है एटली। जो क्लोवर होता है, क्लोवर के अंदर जो स्पीसीज है वो ट्राइफोलिया, क्योंकि क्लोवर का नाम ट्राइफोलियम है। मटर के अंदर पाइशियम सेटाइवम स्पेशल है, क्योंकि मटर अपने आप में यूनिक प्लांट है, जेनेटिक सेमेंडर के काम से जुड़ता है वो, तो स्पीसीज का नाम है विसी। ऐसे आपका प्लांट है एस्कोमेन, उसके अंदर फोटोराइजोबियम की स्पीसीज हैं, वो काम करते हैं। तो कुछ हमारी फसलें हैं जिनमें से आप ध्यान दें, तो जैसे आपका सोयाबीन है, ये इम्पोर्टेंट है, अल्फा पशुओं के लिए है, ठीक है, फेसियोलस है वो हमारे यहाँ की क्रॉप है मैन, ऐसे पाइसम सटाइवम है, ये मतलब सब्जेक्ट वाइज इम्पोर्टेंट है। तो उनकी स्पीसीज कौन सी हैं, क्योंकि एक नेक्स्ट लेवल पे ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको तैयार करना है। कि इसके बाद में हम सेक्शन में आगे बढ़ते हैं, और अब हम जो पार्ट डिस्कस करेंगे वो एक्चुअल में
लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर जो नोड्यूल्स बनते हैं उसको लेकर के रहेगा कि नोड्यूल्स क्या हैं, कैसे बनती हैं, और नोड्यूल के बनने के अंदर प्लांट का और बैक्टीरिया का क्या रोल है, और बहुत ही फाइन लेवल के ऊपर कौन से प्रोटीन काम आते हैं, कौन से जीन काम आते हैं। तो एक जो एकदम से जो कोर सेक्शन है ना वो अपन यहाँ से क्लियर करेंगे। तो देखो, जब भी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, जैसे कि आप रूट नोड्यूल्स लेते हैं अपन, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स की बात अपन करते हैं, ठीक है, ओके। तो स्पेसिफिकली जो संरचनाएं बनती हैं वो नोड्यूल्स कहलाते हैं ना, कि जड़ों के अंदर गांठें बनती हैं, और इन गांठों के अंदर एक्चुअल में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो बंद रहते हैं। एनक्लोज की जो गांठें हैं वो एक्चुअल में एक एबनॉर्मल सेल डिवीजन जैसा स्ट्रक्चर होता है, और जैसे कि एक ट्यूमर होता है, और उसके अंदर कुछ सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो रहते हैं। देखो, जो अलग से आपने एग्जांपल लिया था गुनेरा का, उसमें क्या मिलेगा कि दीज ऑर्गन्स आर एग्जिस्टिंग स्टेम ग्लैंड्स, कि वहाँ पे नोड्यूल्स नहीं है, वहाँ पे क्या है, स्टेम ग्लैंड्स हैं जो पर्टिकुलर ये फंक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम ग्रासेस की बात करेंगे तो ग्रासेस के साथ में जो रिलेशनशिप है उसमें आपने लिया था कि एसिडोबैक्टर, यानी कि जो शुगर कैन के साथ में अपने एग्जाम्पल लिया था, शुगर कैन, तो वहाँ पे भी नोड्यूल्स नहीं है, नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं है, आर नॉट प्रोड्यूस। तो ऐसा हुआ कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनके अंदर मेनली नोड्यूल्स बनती हैं, जो आपका गुनेरा है उसमें भी नहीं है, जो ग्रासेज है उनके अंदर भी नोड्यूल्स नहीं है। तो नोड्यूल्स क्या चीज़ है, नोड्यूल्स कैसे बनती हैं, उसको हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर समझेंगे कि नोड्यूल के बारे में हमें जानना है। देखो, नोड्यूल को लेकर के कि नोड्यूल जैसे गांठ जैसी संरचना है, और पर्टिकुलर बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की वो साइट होती है। एक तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑक्सीजन के साथ में बाइंडिंग करने वाला प्रोटीन, और उसका नाम होता है लैग हीमोग्लोबिन। तो एक तो हमारा क्वेश्चन है वो लैग हीमोग्लोबिन को लेकर के पूछा जाता है। देखो, लैग हीमोग्लोबिन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, यानी कि जो नोड्यूल की सेल्स हैं उन नोड्यूल की सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म के अंदर ये होता है। और ऐसा तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है, लगभग 700 मिलीमोल है ना, ये क्या है, माइक्रोमोल है, सॉरी, माइक्रोमोल कॉन्सेंट्रेशन रेंज में होती है। और पर्टिकुलर जो पिंक कलर होता है नोड्यूल्स का, जो पिंक कलर होता है वो लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से होता है। तो एक तो साइटोप्लाज्म इसकी जगह होती है कि नोड्यूल्स के अंदर कहाँ है, जो सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर है, और पूरे नोड्यूल का जो कलर होता है वो इसी की वजह से होता है। ठीक है, आगे आपको ध्यान देना है कि जो हमारा लैग हीमोग्लोबिन सेक्शन आया उसके अंदर जो ग्लोबिन का पार्ट है, जो ग्लोबिन पोर्शन है वो तो जो प्लांट रूट है उसके द्वारा सिंथेसाइज होता है, और इसके बाद में जो है ना, द होस्ट प्लांट प्रोड्यूसेस ग्लोबिन पोर्शन, और दूसरा पार्ट इसके अंदर है हीम, और हीम का जो संश्लेषण है वो बैक्टीरिया करता है, यानी कि दोनों के जॉइंट एफर्ट से बनता है। जब तक इन्फेक्शन नहीं होगा, जब तक नोड्यूल बनना चालू नहीं होता है, बैक्टीरिया अंदर नहीं पहुंचता है, तब तक लैग हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो आधा सेक्शन प्लांट बनाता है, प्लांट क्या बनाता है, ग्लोबिन, बैक्टीरिया क्या बनाता है, हीम। तो दोनों के कंट्रीब्यूशन से बनता है, पहली बात। फिर अगर इसका कोई ऐसा कंपैरिजन हो तो वो भी आपको ध्यान देना है कि जैसे हमारा हीमोग्लोबिन है,
है ना, हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी है, उनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन की जो बीटा चेन होती है, उसमें अल्फा चेन है, बीटा चेन है। बीटा चेन की जो ऑक्सीजन के साथ में बाइंडिंग होती है उससे 10 गुना ज़्यादा मजबूत बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ में। यानी कि हमारा हीमोग्लोबिन और गांठों के अंदर मिलने वाला लैग हीमोग्लोबिन दोनों ऑक्सीजन से बाइंड करते हैं, लेकिन हमारी बाइंडिंग उसकी बाइंडिंग से 10 गुना कमज़ोर है। तो कंपैरेटिवली देखें तो हीमोग्लोबिन से 10 गुना ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की होती है, जो कि साइटोप्लाज्म में मिलने वाला एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। आधा भाग प्लांट का है और हीम वाला सेक्शन बैक्टीरिया का है। अब एक जो क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरियल नोडुल्स जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वहाँ एक्चुअल में एक प्रकार का एनारोबिक एनवायरनमेंट मेंटेन किया जाता है। एनारोबिक एनवायरनमेंट मेंटेन किया जाता है और ये देखा जाए तो पार्शियल होता है ना, पूर्णतया ऐसा नहीं कि वहाँ ऑक्सीजन होती नहीं, ऐसा नहीं होता है, पार्शियल होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो लैग हीमोग्लोबिन है वो लैग हीमोग्लोबिन इतनी स्ट्रांगली काम करती है कि नोड्यूल के रेस्पिरेशन को, क्योंकि नोड्यूल एक लिविंग सेल है और नोड्यूल के रेस्पिरेशन को केवल कुछ सेकंड तक सपोर्ट कर दे, बस इतनी सी ऑक्सीजन होती है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं होती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल एनारोबिक एनवायरनमेंट, कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है और बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन है वो पाई जाती है, और लैग हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को मेंटेन करने का काम करता है। इसके बाद में देखिए अगला सेक्शन आता है कि नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी कि बैक्टीरिया और जड़ों के बीच में ये जो सिम्बायोसिस है वो चालू कैसे होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और आपके क्वेश्चन में उनमें से क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो सिम्बायोसिस जब भी होगी तो सिग्नल्स का एक्सचेंज होता है। सिग्नल का मतलब ये कि जो जड़ें हैं उनसे भी कुछ निकलता है और जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का इनके प्रति अट्रैक्शन है, वो रिस्पॉन्स देते हैं और दोनों आपस में अपने सिग्नल्स को एक्सचेंज करते हैं। और ये कंपैटिबिलिटी होती है ना, जैसे अपन पोलन पिस्टल पढ़ते हैं कि स्टिग्मा के ऊपर एक खास पोलन है वो जर्मिनेट करते हैं, सेम उसी प्रकार से सिग्नल्स है ना, वो सिग्नल्स मैचिंग होने चाहिए और मैचिंग होने पे क्या होगा, नोड्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो वो सिग्नल्स क्या हैं ये अपन यहाँ पे समझेंगे। देखो दो चीज़ें आएंगी यहाँ पे कि जब हम प्लांट का मेंशन करेंगे यानी कि पौधे की जड़ें, तो प्लांट की साइड से जो बनता है वो है नोड्यूलिन। देखो नोड्यूलिन प्रोटीन होती है, तो प्लांट कुछ बनाता है और क्या बनाता है, नोड्यूलिन बनाता है। नोड्यूलिन बनाने वाले जो जीन हैं उनको नोड जीन बोला जाता है, राइट। और दूसरी साइड में आएगा बैक्टीरिया यानी कि राइजोबियम, उससे जो बनता है जो नोड्यूल बनेगा, नोड्यूल फॉर्मेशन जो होती है कि वो नोड्यूल बनाने में भाग लेता है। तो राइजोबियम जब गांठ बनाता है, नोड्यूल बनाता है, तो उसकी साइड से जो चीज़ काम में आती है वो जहाँ से बनती है वो जीन अलग है, उसको अपन बोलते हैं NOD, स्मॉल n, और वो प्रोसेस है उसका नाम क्या है, नोड्यूलेशन। तो एक तो होता है नोड्यूलिन जो कि प्लांट बनाता है, प्रोटीन है, और दूसरा होता है नोड्यूलेशन जो बैक्टीरिया करता है। प्लांट की साइड में जो जीन जिम्मेदार है उसका नाम है कैपिटल NOD, और जो नोड्यूलेशन के जीन जो कि बैक्टीरिया की साइड में उनका नाम क्या है, स्मॉल NOD। तो ऐसा हुआ कि प्लांट के जीन और नोड्यूलेशन के जीन दोनों से प्रोटीन बनेगी और दोनों का कम्युनिकेशन होता है और उससे नोड्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। अब एक चीज़ जो एक्सपेक्ट की जाती है कि आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या हो सकता है
कि हमारे जो नोड जीन्स हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि बैक्टीरिया की साइड में जो जीन होते हैं नोड जीन, उनके अलग अलग कैटेगरी होती हैं। कुछ तो होते हैं कॉमन नोड जीन। कॉमन नोड जीन का मतलब ऐसा हो गया कि ये तो सभी में पाए जाते हैं, जैसे कि नोड ए, नोड बी, नोड सी। क्योंकि ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन यहाँ से बनता है और एक अच्छा पेपर अगर बनेगा तो ऐसी चीज़ें संभावित होती हैं कि आपसे बढ़िया चीज़ें पूछी जा सकती है। तो कॉमन का मतलब तो हो गया कि सभी बैक्टीरिया के अंदर ये मिलेंगे, यानी कि नोड ए बी सी। तो कॉमन का मतलब क्या हो गया, ए बी सी हो गया। फिर दूसरे होते हैं जो अपने होस्ट के लिए बहुत स्पेशल होते हैं, यानी कि जो होस्ट है उसके अकॉर्डिंग बस जो बैक्टीरिया है उनमें होंगे, बाकी में नहीं होंगे। जैसे कि P है, Q है, H है, F है, A है, L है। तो ये सब कॉमन नहीं है, ये होस्ट स्पेसिफिक हैं। कुछ एक के अंदर मिलेंगे, कुछ एक के अंदर नहीं मिलेंगे। तो अलग अलग होस्ट वाइज होते हैं ना, डिफर करते हैं, डिफर अमाउंट अलग अलग बैक्टीरिया और उनके होस्ट के अकॉर्डिंग। तो दो चीज़ आ गई। एक तो हो गया कि बैक्टीरिया में नोड जीन्स होते हैं, लेकिन वो दो ग्रुप में बांटेंगे, कॉमन और होस्ट स्पेसिफिक। कॉमन के एग्जाम्पल क्या है, ए बी सी। होस्ट स्पेसिफिक एग्जाम्पल क्या है, P Q H F I N, ये सब होस्ट स्पेसिफिक है। ठीक है। इसके बाद में एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो आता है नोड जीन्स। उनमें से कौन सा, डी वाला। देखो ए बी सी तो है कॉमन, और नोड डी जो है उसके लिए आपको क्या ध्यान देना है कि ये रेगुलेटरी है, यानी कि नोड्यूल को कंट्रोल करना या नोड्यूल बनेगी या नहीं बनेगी इसका डिसीजन जो जीन करता है वो है नोड डी। तो नोड डी अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है फिर कि रेगुलेटरी जो है ना, एक कॉमन है, एक होस्ट स्पेसिफिक है, और एक सारे नोड्यूल को कंट्रोल करने वाला वो है नोड डी। और थोड़ा सा अगर आप इसको डिटेल में समझें तो ऐसा है कि चाहे कोई भी बैक्टीरिया हो, सब में नोड डी तो बनता ही बनता है। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो चाहे कोई भी बैक्टीरिया हो और उसमें हमेशा ही नोड डी प्रोटीन तो बनेगा ही बनेगा, यानी कि नोडुलेशन के लिए ये जीन हमेशा ऑन होता है। उसके बाद में किसको चालू करना है किसको नहीं करना, ये नोड डी पे कंट्रोल होता है। तो नोड जीन्स अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको रेगुलेटरी यानी कि डी, कॉमन इसका मतलब ए बी सी, और फिर जो बच के वो क्या है, होस्ट स्पेसिफिक। इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऐसे समझें कि जैसे डी हमेशा चालू रहता है और फिर डी के रिस्पॉन्स के अंदर जो कॉमन है और जो होस्ट स्पेसिफिक हैं वो ऑन होते हैं। यानी कि कुछ जीन तो होते हैं जो हमेशा चालू रहते हैं, बाकी ऑन या ऑफ होते हैं। वो कॉमन भी हो सकते हैं और वो स्पेशल वाले भी हो सकते हैं। उनको ऑन ऑफ करने की जिम्मेदारी डी की है, इसलिए डी को क्या बोलते हैं अपन, रेगुलेटरी बोलते हैं। तो अगर सीक्वेंस पूछनी जाए तो कि कौन से नोड जीन उनका सही क्रम कौन सा है, तो पहले डी आएगा। तो सही क्रम का मतलब स्टार्टिंग डी से होगी कि डी पहले काम करता है, फिर आपके कॉमन होस्ट स्पेसिफिक वो बाद में आएंगे। आई थिंक आप समझ गए। देखो इसके बाद में एक चीज़ हमसे ये पूछी जा सकती है कि जब नोड्यूल की फॉर्मेशन होती है तो बैक्टीरिया जड़ों की तरफ जाता है ना, जड़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है, और ये जो अट्रैक्शन का मूवमेंट है ये एक्चुअल में कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स का एग्जाम्पल होता है। कि अगर किसी केमिकल के रिस्पॉन्स के अंदर कोई गति दी जाती है तो उसको अपन बोलते हैं कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स। ठीक है। अब उससे आगे की बात क्या है कि बैक्टीरिया को कौन खींच रहा है, तो आंसर क्या है उसका, आंसर ये है कि जो हमारी पौधे की जड़ें होती हैं वो कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनको अपनी जड़ों के आसपास जो मिट्टी है उसमें लगातार सिक्रेट करती है। तो वो क्या चीज़ें हैं, एक तो होते हैं
आइसोफ्लेविनॉइड्स या फ्लेविनॉइड्स, और एक होते हैं बेटाइन्स। ठीक है, बेटाइन्स आपके पास जब आप पौधों के अंदर स्ट्रेस, पानी की कमी पड़ते हो तब प्रोलीन, बेटाइन तब भी बनते हैं ना। ओस्मोलाइट्स जो होते हैं, कंपिटेबल ओस्मोलाइट, उसमें भी आता है। लेकिन यहाँ जो अट्रैक्टेंट का काम करता है या जड़ों से जो चीज़ें बैक्टीरिया को बुलाने के लिए मिट्टी में डाली जाती है, उसमें दो चीज़ें हैं, एक फ्लेविनॉइड्स, आइसोफ्लेविनॉइड्स और बेटाइन्स। और बैक्टीरिया इनके रिस्पॉन्स के अंदर जड़ों की तरफ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स। ओके, चलिए इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अभी अपन बात करेंगे कि जो बैक्टीरिया बनाता है ना, एक तो जड़ों ने बनाया कि वो फ्लेविनॉइड्स, आइसोफ्लेविनॉइड्स, बेटाइन्स ये बना के डालता है, और फिर बैक्टीरिया उसकी तरफ खिंच के जाएगा, और फिर उसके बदले के अंदर बैक्टीरिया जो बनाता है वो कहलाते हैं नोड फैक्टर प्रोटीन्स। नोड फैक्टर प्रोटीन्स है जिनको बैक्टीरिया बनाता है, एज ए सिग्नल काम में आते हैं। ठीक है, और जितने भी नोड जीन आपने लिए थे, यानी कि कॉमन वाले और होस्ट स्पेसिफिक वाले, वो सारे एक्टिवेट होते हैं डी से, जो अभी अपन ने बात की थी ना, वो सबसे पहले काम करता है। अब इसके बाद में अपन ये भी समझें कि जो बैक्टीरिया बनाता है वो क्या चीज़ है, यानी कि जो नोड फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन होता है, आपको पता होना चाहिए। उसमें देखो आप ध्यान दीजिए कि लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड होते हैं, है ना, जैसे पूरा ग्रुप का नाम है कि नोड फैक्टर क्या होता है। तो नोड फैक्टर केमिकली क्या होता है, लिपोकाइटिन से बना हुआ ओलिगोसैकेराइड है। ठीक है, ये एक ओलिगो का मतलब कुछ एक होते हैं, फ्यू, है ना, बहुत बड़ा तो पॉलीसैकेराइड होता है या फिर डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, और कुछ एक जो होते हैं उसको अपन ओलिगो बोलते हैं। और इसके अंदर एक्चुअल में इसका कंपोजिशन क्या है, तो कंपोजिशन में आपको पता होना चाहिए कि इसमें काइटिन है और दूसरा कंपाउंड होता है एन एसिटिल डी ग्लूकोस एमाइन। तो एक तो है आपका काइटिन और एक हो गया आपका एन एसिटिल डी ग्लूकोस एमाइन। उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है, β1,4। तो सारा ही पार्ट अच्छा पार्ट है। केमिकल क्या है, लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड। होता क्या उसमें, काइटिन और एन एसिटाइल डी ग्लूकोस एमाइन आपस में जुड़ते हैं। कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं, β1,4 लिंकेज से जुड़ते हैं। और इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड चैन, वो भी इससे जुड़ी हुई होती है। कहाँ जुड़ती है, कि जो शुगर है ना, डी ग्लूकोस एमाइन शुगर ये है, उसके कार्बन नंबर 2 के साथ में फैटी एसिड चैन जुड़ी हुई होते हैं। तो लिपो, फैटी एसिड के लिए क्या नाम है, लिपो। तो ये कंपोजिशन है कि उधर तो हो गया आइसोफ्लेविनॉइड, बेटाइन्स, और बैक्टीरिया की साइड में क्या हो गया, लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड। और वो क्या है, काइटिन और एन एसिटाइल डी ग्लूकोस एमाइन के बहुलक हैं, साथ में उनमें फैटी एसिड चैन पाई जाती है। तो ये बैक्टीरिया की साइड से बनने वाले नोड फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में जो नोड फैक्टर बनता है या जो पूरा कंपाउंड बनता है, उसको बनाने के लिए नोड ए, नोड बी, नोड सी ये जिम्मेदार है। और अगर ए बी सी ये जो कॉमन अपने लेते हैं ना, कॉमन नोड जीन है, कि अगर कोई भी नोडुलेशन होगा तो बैक्टीरिया को ये 3 जीन काम में लेने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो काइटिन और ओलिगोसैकेराइड का जो पॉलीमर हमें चाहिए वो इन्हीं से बनता है, यानी कि इनसे प्रोटीन बनेंगी। जैसे नोड ए से ये प्रोटीन बनेगी, नोड बी से ये बनेगा, नोड सी से ये बनेगा, और ये प्रोटीन एक एंजाइम की तरह काम करती हैं और फिर पूरी स्ट्रक्चर को सिंथेसाइज किया जाता है। तो नोडुलेशन के लिए नोड फैक्टर चाहिए। नोड फैक्टर कॉमन नोड जीन से बनता है। कॉमन कौन से हैं, ए बी सी, लेकिन कब, जब डी वाला इनको सिग्नल देता है तो। कि आप थोड़ा सा और आगे भी जा सकते हैं कि नोड ए से जो एंजाइम बनता है उसका नाम है एन एसिटिल ट्रांसफरेज। नोड बी से जो बनता है उसका नाम है काइटिन ओलिगोसैकेराइड डी एसिटाइलेज।
और नोड सी से जो बनता है उसका नाम है काइटिन ओलिगोसैकेराइड सिंथेज। तो 3 जीन हैं ए, बी और सी, और इनसे बनने वाली प्रोटीन जो कि एंजाइम है, एक का नाम ये हो गया, एक का नाम डीएसिटाइलेज और एक का नाम सिंथेटेज। तो हमारे कॉमन नोड जीन ए, बी, सी 3 एंजाइम बनाते हैं और फिर ये तीनों मिलकर के प्रॉपर हमारा जो नोड फैक्टर होता है वो बनता है, यानी कि पूरा एक ओलिगोसैकेराइड जो लिपोकाइटिन ओलिगोसैकेराइड एक स्ट्रक्चर है वो बन के आती है, जो कि एक नोड फैक्टर होता है। और जैसे हमारे होस्ट स्पेसिफिक हैं उनके लिए कुछ चीज़ें अपन देख सकते हैं, जैसे कि ई वाला है, एफ वाला है, ये जो फैटी एसिड चेन लगी रहती है उसकी लंबाई को और उसमें डबल बॉन्ड की संख्या को कंट्रोल करते हैं। यानी कि अलग अलग होस्ट के हिसाब से जो चेन होती है फैटी एसिड चेन वो अलग अलग होती है। बैकबोन तो सेम होती है लेकिन उसका जो कंपोजिशन है वो फैटी एसिड वाला डिफ़र करता है। तो उसको डिफ़र कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? ई एंड एफ, जो कि लंबाई को और डबल बॉन्ड वाले फीचर को संभालते हैं। ठीक है। और ऐसे अगर हम बात करें कि जो एल वाला है ये भी होस्ट स्पेसिफिक है। ये स्पेसिफिक जो सब्स्टिट्यूशंस होते हैं यानी कि केमिकली जो और चेंज होते हैं, जैसे कि कोई शुगर वहाँ पे जुड़ना है, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग कंडीशन में कन्वर्ट करना है, तो वो होस्ट स्पेसिफिक के काम होते हैं कि जैसा बैक्टीरिया और उसका जैसा होस्ट उसके अकॉर्डिंग हमारा जो काइटिन ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल है उसमें थोड़े चेंजेज होते हैं, वो फिर ये होस्ट स्पेसिफिक वाले करते हैं। कॉमन वालों से तो कॉमन बनता है। ओके, आई थिंक आप समझ रहे हो। देखो यहाँ पे आपने ऐसे समझा कि जब नोड्यूल बनेगा तो नोड फैक्टर बनाना पड़ता है। ठीक है। इस नोड फैक्टर को बनाने में जैसे नोड ए, नोड बी और नोड सी यानी कि जो कॉमन जीन है वो पार्टिसिपेट करते हैं और उनसे एक कॉमन स्ट्रक्चर बनती है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसमें अगर चेन जो बनती है C2 पोजीशन के ऊपर जो चेन है उसकी लंबाई चेंज करनी है, उसमें डबल बॉन्ड की संख्या को कम ज़्यादा करना है, तो वो काम अलग एंजाइम उनके हैं जो कि होस्ट स्पेसिफिक हैं। ऐसे मान लो कि कोई कार्बोहाइड्रेट, कोई शुगर है, वो उसके साथ जोड़ना है, उसको रिड्यूस कंडीशन में नॉन रिड्यूस कंडीशन में कन्वर्ट करना है, तो वो फिर अलग जीन है उनके हैं। यानी कि जैसे एक कॉमन स्ट्रक्चर बन गई और उसमें आपको काट छाँट करनी है तो वो काट छाँट करने वाले कुछ और हैं, तो वो होस्ट के हिसाब से होती है काट छाँट, इसलिए वो क्या है, सारे होस्ट स्पेसिफिक हैं। ओके जी सर। ठीक है। देखिए आगे आप ये समझिए कि जो नोड्यूल बनती है, नोड्यूल का जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर एक तो हॉर्मोन्स का रोल आएगा, वो भी अपन देखेंगे। और एक्चुअल में नोड्यूल यानी कि गांठ पहले नहीं थी, फिर नोड्यूल बनती है, तो नोड्यूल बनना एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो है इन्फेक्शन और एक है ऑर्गेनोजेनेसिस। यानी कि नोड्यूल एक अलग से ऑर्गन की तरह डेवलप होता है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस पहले इन्फेक्शन होगा, पर पहले जो राइजोबियम है, और इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई माइक्रोब है वो इस्टेब्लिश होता है, तो इन्फेक्शन होगा और फिर पर्टिकुलर जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है जड़ों की, उसके अलावा एक एबनॉर्मल स्ट्रक्चर के रूप में ऑर्गेनोजेनेसिस होगी। तो नोड्यूल फॉर्मेशन में 2 चीज़ें जरूरी हैं, इन्फेक्शन और ऑर्गेनोजेनेसिस। जब नोड्यूल की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले जो रूट हेयर्स हैं, उन रूट हेयर्स के संपर्क में बैक्टीरिया आता है और पहली बार क्या बनेगा, इन्फेक्शन थ्रेड बनता है ना। अभी अपने एक फिगर से समझेंगे इसको। और वेरी स्टार्टिंगली देखें तो नोड्यूल की शुरुआत में जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको अपन बोलते हैं नोड्यूल प्राइमोर्डियम।
जैसे लीफ बनती है तो वो लीफ का प्राइमोडियम होता है, नोड्यूल बनते हैं तो वो नोड्यूल का प्राइमोडियम होता है, ठीक है। और एक्चुअल जो जगह होती है कि जहाँ नोड्यूल बनती है वो होता है रूट का कॉर्टेक्स, और जाइलम के बिल्कुल पास वाला जो एरिया है वहाँ पे बनती है। और फिर आपको ध्यान देना है कि नोड्यूल जब बनती है तो नोड्यूल के बनने से पहले तो वहाँ पे होता है कॉर्टेक्स, नॉर्मल कॉर्टेक्स, बाद में वहाँ पे नोड्यूल बनता है। तो ये एक्चुअल में क्या है, डी डिफरेंशिएशन है। डी डिफरेंशिएशन का मतलब है कि पहले वो डिफरेंशिएट थी, कॉर्टेक्स की सेल थी वो, और बाद में दोबारा से वो कोई दूसरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा सकता है। इन्फेक्शन है, ऑर्गेनोजेनेसिस है, और रियल में जो नोड्यूल जहाँ पे बन रही है वो कॉर्टेक्स की सेल्स हैं, लेकिन कॉर्टेक्स की सेल पहले भिन्नित हो गई थी, लेकिन वो फिर दोबारा से भिन्नित होती हैं, तो दिस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन, एंड बाद में दोबारा बनेंगी री डिफरेंशिएशन। तो अपनी पहचान को खोना डी डिफरेंशिएशन, और पुनः नई पहचान प्राप्त करना री डिफरेंशिएशन। तो ऐसे टेक्निकल वर्ड आपके क्वेश्चन में आपको मिल सकते हैं। फर्दर आगे अपन और बढ़ते हैं कि नोड्यूल की शुरुआत के अंदर जो प्राइमोडियम बनेगा, है ना, प्राइमोडियम बहुवचन हो गया, प्राइमोडियम एक वचन हो जाता है, उसकी लोकेशन भी अगर आपसे पूछी जाए तो आपको प्रोटोजाइलम के ठीक सामने होता है। हालांकि जगह कॉर्टेक्स की होगी, लेकिन प्रोटोजाइलम के ठीक सामने वो बनता है, यानी कि जहाँ वॉस्कुलर सप्लाई होती है उसके ठीक सामने प्राइमोडियम बनता है। ओके, अगर हम नोड्यूल का प्राइमोडियम जो बनता है उसकी जो पोजीशनिंग होती है वहाँ पे और एक लेवल अपन अंदर जा कर के देखें तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो उसका आंसर है यूरिडीन। कि यूरिडीन का डिफ्यूजन होता है, वो डिफ्यूज होता है स्टील से कॉर्टेक्स में, कि जो वॉस्कुलर सिस्टम है वो स्टील है, जाइलम प्रोटोजाइलम वो स्टील का भाग होता है, वहाँ से वो डिफ्यूज होके कॉर्टेक्स में जाएगा, और फिर वहाँ जो सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है टू सेल डिवीजन, क्योंकि जब आप नोड्यूल बनाएंगे तो डिवीजन है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और वन थिंग, इथाइलिन, ये सारी बहुत ही एकदम से पॉइंट टू पॉइंट अपन जो बात करें ये सारे ये मान के चले कि आपसे क्वेश्चन में ये बातें पूछी जा सकती हैं कि जो इथाइलिन जो होता है वो सिंथेसाइज होता है। कि नोड्यूल फॉर्मेशन के दौरान इथाइलिन एक प्लांट हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है, उसका सिंथेसिस होता है, और उसकी जगह क्या है, वो सिंथेसाइज होता है पेरिसाइकिल में, और वहाँ से फिर डिफ्यूज होके कॉर्टेक्स में आता है, और फिर वो क्या करता है कि ब्लॉक करता है, ब्लॉक सेल डिवीजन अपोजिट द फ्लोएम, क्योंकि जाइलम के सामने तो बनना है, फ्लोएम के सामने नहीं बनना है, तो फ्लोएम वाला सेक्शन उसको शट डाउन किया जाता है, तो इथाइलिन उसके लिए काम करता है। और अब ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो आप मटर के पौधे, लेग्यूम्स की बात कर रहे हो, उनकी जड़ों की बात कर रहे हो, तो डाइकोट रूट हैं, और डाइकोट रूट के अंदर जो जाइलम फ्लोएम है वो अलग अलग त्रिज्याओं पे पाए जाते हैं, जिसको अपन रेडियल कंडीशन बोलते हैं। तो जाइलम के सामने तो काम चल रहा है, यानी कि प्राइमोडिया बन रहा है, लेकिन फ्लोएम के सामने इथाइलिन का एक्शन है कि वो उसको वहाँ पे रोक रहा है, ठीक है। एक वर्ड आपके सामने आ सकता है कि बैक्टीरोइड्स क्या होते हैं। एक तो बैक्टीरिया हो गया, है ना, एक होता है नोड्यूल, और एक वर्ड आएगा आपके पास बैक्टीरोइड्स। देखिए बैक्टीरोइड क्या चीज़ है, बैक्टीरोइड एक प्रकार की संरचना है ना, ऑर्गेनेली है। और आप कैसे समझेंगे इसको कि जब नोड्यूल की स्टार्टिंग हो जाती है, नोड्यूल बन जाती है, तो कुछ बड़े आकार की सेल बनती हैं, और उन बड़े आकार की सेल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन वो सब चल रहा होता है, और उसका नाम होता है बैक्टीरोइड्स, जो कि एक प्रकार के एंडोसिम्बायोटिक साइट हैं, यानी कि जहाँ पे एंडोसिम्बायोसिस हो रखा है। एंडो का मतलब होता है किसी के अंदर,
और सिम्बायोसिस का मतलब दो जीव साथ हैं। तो कॉर्टेक्स की सेल्स जो कि नोड्यूल की सेल्स हैं, उनके अंदर बैक्टीरिया है वो इस्टेब्लिश हो चुका होता है, और ऐसी बड़े आकार की सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, बैक्टीरोइड्स बोलते हैं। और ये जो पर्टिकुलर हमारे जो बैक्टीरोइड्स हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है उसको अपन बोलते हैं पेरीबैक्टीरोइडल मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरोइड्स जो जड़ें हैं, गांठें हैं, वहाँ खास प्रकार की सेल्स होंगी, और इसके अंदर बैक्टीरिया हैं, राइजोबियम। तो ये जो जाइंट सेल बनी है इसका नाम है बैक्टीरोइड, और इसकी मेम्ब्रेन है, ये है बैक्टीरोइडल मेम्ब्रेन। तो कुछ खास प्रकार के स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। नोड्यूल तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। नोड्यूल के अंदर सेल्स हैं, सेल के अंदर जो बड़ी सेल है वो बैक्टीरोइड्स हैं, और उनके अंदर एंडोसिम्बायोसिस चल रहा है, यानी कि बैक्टीरिया उनके अंदर चल रहा है। और एक्चुअल में जो आप लैग हीमोग्लोबिन की कॉन्सेप्ट लेते हो वो यहाँ है, यानी कि साइटोप्लाज्म में यहाँ होता है, जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करता है। तो क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कर रहे हैं, बैक्टीरिया बैक्टीरोइड के अंदर हैं, और बैक्टीरोइड के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को कंट्रोल करने का काम लैग हीमोग्लोबिन का है, तो वो यहाँ होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म की साइड में है। तो दिस इज लैग हीमोग्लोबिन। सर ये साइटोप्लाज्म में होता है क्या? हाँ, साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये एक सेल है, एक प्रकार से आप इसको मान लीजिए कि कॉर्टेक्स की सेल है जिसके अंदर ये सिम्बायोसिस चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि नोड्यूल की हर सेल में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नहीं, बैक्टीरोइडल सेल्स के अंदर होता है। ओके, लीजिए कि कुछ इस केसेस के अंदर नोड्यूल मेरिस्टेम भी हो सकता है। मेरिस्टेम एक प्रकार का वो टिश्यू होता है जो बार बार डिवाइड करता है, उसको अपन मेरिस्टेम तक बोलते हैं। तो नोड्यूल मेरिस्टेम भी हो सकता है। अगर नोड्यूल मेरिस्टेम होगा तो जो नोड्यूल हैं वो काफ़ी लंबे बनते हैं और वो सिलेंड्रिकल हो जाएंगे। तो मेनली जो पी है, यानी कि जो मटर के पौधे हैं, जो टेम्परेट लिग्यूम्स होते हैं, जहाँ पे शीतोष्ण जलवायु होते हैं ना, उसको अपन टेम्परेट बोलते हैं, शीतोष्ण को ना, तो वहाँ ऐसा होता है। जबकि जो ट्रॉपिकल वाले हैं जैसे कि सोयाबीन वगैरह हैं, उनके अंदर ये मेरिस्टेम नहीं होता है, तो उनमें जो गांठें बनती हैं वो गोल बनती हैं। तो टेम्परेट रीजन के अंदर नोडल्स लंबे बनते हैं नोडल मेरिस्टेम की वजह से, और ट्रॉपिकल एरिया के अंदर जो नोडल्स बनते हैं वो गोल बनते हैं क्योंकि उनमें मेरिस्टेम काम नहीं करता है। अब देखिए, हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि नोडल फॉर्मेशन की जो स्टेप्स हैं उनमें क्या क्या होता है। सबसे पहला काम तो ये कि जो रूट हेयर हैं उनसे सीक्रेट होता है आपका फूड, और फूड का मतलब क्या है, बैक्टीरिया का फूड है, जिसमें आपके आइसोफ्लेविनॉइड्स, बेटाइन्स, ये सब आते हैं। और फिर बैक्टीरिया उनकी तरफ खींच के जाता है, जो आपने कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स पढ़ा, राइट। तो जड़ों के अंदर से बार बार फूड या आइसोफ्लेविनॉइड निकलेंगे, और बैक्टीरिया, वो राइजोबियम भी हो सकता है, कोई और भी हो सकते हैं, क्योंकि वो शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, तो उसके लिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है बैक्टीरिया की, सारे आ जाएंगे। लेकिन जो दोस्ती है वो केवल राइजोबियम से होगी। तो फिर यहाँ पे नोड फैक्टर्स का रोल आएगा कि जो नोड जीन्स हैं उनसे नोड फैक्टर बनेंगे, कॉमन वाले, होस्ट स्पेसिफिक वाले, वो फिर इंट्रैक्शन करते हैं। और अगर ये इंट्रैक्शन सही पाई जाती है, यानी कि सही रूट के साथ में सही राइजोबियम अगर आ रहा है, तो ये प्रोसेस चालू होती है। और सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा रूट हेयर है ये मुड़ने लग जाता है, क्योंकि आपको क्रमबद्ध तरीके से क्या होता है ये सीक्वेंस पूछी जा सकती है। तो पहले अट्रैक्शन है, देन इस्टेब्लिशमेंट है, देन कर्लिंग है, यानी कि जो रूट हेयर जिसने कि अपना सही बैक्टीरिया उसको मिल गया वो मुड़ने लग जाती है। इसके बाद में अगली स्टेप क्या है कि इसमें एक इन्वेजन होगा,
और एक इन्फेक्शन थ्रेड बनता है। इन्फेक्शन थ्रेड का मतलब ये है कि जो रूट हेयर है वो अंदर की तरफ मुड़ेगा, और है ना, जैसे आपके पास मान लो कि गुब्बारा है और आप उस गुब्बारे में थोड़ी हवा कम कर दो, फिर आप उसमें अंगुली घुसा दो, तो क्या होगा कि आपकी अंगुली अंदर चली जाएगी लेकिन गुब्बारा नहीं फटेगा। तो वैसे रूट हेयर है, ये फटा नहीं है, इंटैक्ट है, लेकिन इसके अंदर एक कैविटी बन गई लंबी, और उस पूरी कैविटी के अंदर क्या है, उसमें फूड था और बैक्टीरिया ने अच्छे से ग्रोथ कर ली। तो बैक्टीरिया है, उसका नाम होता है इन्फेक्शन थ्रेड। और इन्फेक्शन थ्रेड जहाँ चल रहा है वहाँ जो पर्टिकुलर सेल है एपिडर्मिस की, वहाँ फिर कुछ गोल्जी वेसाइकल्स हैं, गोल्जी बॉडी है, क्योंकि गोल्जी का काम होता है सिक्रेशन, जो इनको सिक्रेट करती रहती है। जो आपने आइसोफ्लेविनॉइड्स लिए हैं, जो पेटाइंस लिए, वो सेल बनाती है और सिक्रेशन का काम गोल्जी करता है। तो पहले अट्रैक्शन हुआ, कर्लिंग हुआ, फिर थ्रेड, और फिर उसके बाद में जब ये थ्रेड यहाँ पहुँचेगा, सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा, दिस वन, कि जो कॉर्टेक्स की सेल्स हैं उनके साथ में ये फ्यूज होगा, और फिर फाइनली अपन देखेंगे कि ये कॉर्टेक्स की सेल में पहुंच गया, और फिर यहाँ पे ये फैलता है, वेसाइकल्स बनेंगी, और पर्टिकुलर जो कॉर्टेक्स की सेल्स हैं उनके अंदर प्राइमोर्डिया बनने चालू हो जाएंगे। तो वेरी फर्स्टली अट्रैक्शन है, कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन, फिर कर्लिंग है, फिर इन्फेक्शन थ्रेड का बनना है, फिर प्राइमोर्डियम बनता है, फिर पर्टिकुलर जो नोडुल फॉर्मेशन यानी कि नोडुल का ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। तो ऐसे हम सारे स्टेप्स को ले सकते हैं। तो पर्टिकुलर नोडुल फॉर्मेशन क्या है, नोडुल फॉर्मेशन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, लेग्यूमिनस साइड से क्या हैं, नॉन लेग्यूम्स क्या हैं, और नोडुलेशन के लिए जीन, प्लांट की साइड के, बैक्टीरिया के साइड के, कंपाउंड्स प्लांट की साइड के, बैक्टीरिया की साइड के, वो प्रोसेस, और प्रोसेस में फिर वो हार्मोन्स कौन से काम आ रहे हैं, साइट कौन सी है। तो बहुत कुछ है जो आपसे इस टॉपिक में पूछा जा सकता है। और एक अच्छी बुक से जब अपन तैयार करते हैं तो एक तो हमारी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी होती है, एक उसमें गलतियाँ नहीं होती हैं, एरर फ्री लर्निंग होती है। तो अच्छे क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन का हम बहुत ही सही जवाब दें तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट से आप अपने आप को आगे ही पाएंगे। तो आई होप काफ़ी अच्छे से आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। और फिर अगले सेक्शन के अंदर फिर पर्टिकुलर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, ये तो नोडुल फॉर्मेशन हो गया। अब नोडुल बन जाने के बाद में रियल में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता कैसे है, उसकी पूरी मशीनरी क्या है, एंजाइम्स वगैरह क्या हैं, कैसे काम करते हैं, उनमें कौन कौन से मेटल्स हैं, कॉम्प्लेक्सेज हैं, एटीपी वगैरह को लेके है, कितना नाइट्रोजन काम में आता है, कितना अमोनिया बनता है, फिर वो फर्दर प्लांट उसको कैसे काम में लेता है। तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आई होप बाकी वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।